नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मीडिया प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। चुनाव आयोग आज जारी करेगा बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण के तहत तैयार अंतिम मतदाता सूची। मतदाता ऑनलाइन देख सकेंगे अपना नाम। सूची जारी होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के अधिकारियों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा संघर्ष खत्म करने की डोनाल्ड ट्रंप की शांति प्रस्ताव का किया स्वागत। सभी देशों से की 20 सूत्रीय शांति योजना की पहल के लिए एकजुट होने की अपील। ऑपरेशन सिंदूर ने प्रमाणित किया तीनों सेनाओं की मिलकर काम करने से बढ़ती है शक्ति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 अंगों से जुड़े राष्ट्रीय सेमिनार में संबोधन। कहा, साइबर हमले से बचने के लिए एकीकृत साइबर और इंफॉर्मेशन वारफेयर मानक जरूरी। महाअष्टमी पर मां के महागौरी स्वरूप की हो रही है पूजा। देश भर के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और आज से शुरू हो रहा है महिला क्रिकेट विश्व कप। सह मेजबान भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में पहला मुकाबला। खिताब का इंतजार खत्म करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। और अब विस्तार से समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग आज विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के बाद तैयार की गई नई मतदाता सूची जारी करेगा। ये नई वोटर लिस्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। साथ ही इसकी फिजिकल कॉपी हर जिले के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के कार्यालय में भी लोगों के लिए रखी जाएगी। राजनीतिक दलों को भी इस सूची की कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। इस बार की अंतिम मतदाता सूची में करीब 7.3 करोड़ मतदाताओं के नाम दर्ज होने की संभावना है। इनमें से लगभग 14 लाख नए वोटरों के नाम जोड़े जाने की संभावना है। वहीं इससे पहले इस साल 1 अगस्त को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 7.24 करोड़ वोटर शामिल किए गए थे। उस समय गहन जांच और पुनरीक्षण के दौरान 65 लाख नाम मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट पाए जाने के कारण हटाए गए थे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने बिहार समेत देश भर में बड़ा हंगामा मचाया था और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। तो बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार सरकार के शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। चुनाव आयोग के दौरे से पहले आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल सभी जिलों के जिलाधिकारियों और आरक्षी अधीक्षकों के साथ चुनावी समीक्षा करेंगे। इसके बाद बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ चुनाव आयोग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रस्तावित है। इसके बाद कल बिहार में तैनात सेंट्रल पुलिस फोर्स एवं अन्य केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के साथ आयोग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निर्धारित है। 4 अक्टूबर को आयोग अपनी पूरी टीम के साथ पटना पहुंच रहा है। सीईसी पहली बैठक राजनीतिक दलों के साथ करेंगे। अपनी 2 दिवसीय दौरे के लिए वो 1 दिन पहले 3 अक्टूबर को देर रात पटना पहुंच जाएंगे। पहले दिन वे पहली बैठक राजनीतिक दलों के साथ करने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, आईजी, डीआईजी, सभी जिलों के जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षकों के साथ बैठक करेंगे। दूसरे दिन सभी एजेंसियों के नोडल अधिकारियों के हेड के अलावा मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी समीक्षा की स्थिति की जानकारी पत्रकारों को दी जाएगी। तो तमाम गहमा गहमी पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मधुरेश, आज नई वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी, क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह की ट्रांसपेरेंसी इससे आएगी? हाँ, देखिए, एसआईआर की जो प्रक्रिया थी वो जून के महीने में शुरू हुई थी और अगस्त में एक ड्राफ्ट जारी किया गया था, जिसके बाद किसी भी तरह की दावा और आपत्ति के लिए चुनाव आयोग ने 1 महीने का वक्त दिया था और उसके बाद जो फाइनल ड्राफ्ट है वो आज जारी किया जाने वाला है और ये एसआईआर के बाद का ये फाइनल ड्राफ्ट होगा, जिसके बेसिस पे आने वाला विधानसभा चुनाव कराया जाएगा।
इस पूरे जो एसआईआर की प्रक्रिया थी, इसमें बड़ी संख्या में जो बीएलओ थे उन्होंने घर घर जाकर के लोगों से फॉर्म भरवाया और इस बात की पुष्टि की है कि वो उस घर पे रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। एसआईआर से पहले बिहार में 7 करोड़ 90 लाख के आसपास मतदाता थे, जो एसआईआर के बाद 65 लाख लोगों का नाम काटा गया। अब बताया जा रहा है कि जो सूत्रों से अभी तक जानकारी मिली है कि 7 करोड़ 30 लाख के आसपास जो मतदाता होंगे उनका नाम फाइनल लिस्ट में जारी किया जाएगा। इसमें 14 लाख के आसपास नए मतदाता के नाम शामिल किए गए हैं जिन्होंने फॉर्म 6 भरा है। और जो चुनाव की तैयारी है वो निश्चित रूप से चुनाव आयोग के द्वारा लगातार की जा रही है, बैठकों का दौर जारी है। और आज भी जो मैराथन बैठक है वो 2 हिस्सों में 2 पार्ट में किया जा रहा है। पहली बैठक जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त खुद ले रहे हैं, उसके बाद जो सेकंड बैठक है वो 1:30 बजे से शुरू होगी, जिसमें ज्ञानेश कुमार खुद शामिल होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और इसमें बिहार के 38 जिले के जो जिलाधिकारी हैं, इसके साथ जो पुलिस के पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे। इस दौरान चुनाव की तैयारी को लेकर जो समीक्षा है वो की जाएगी। इसके साथ ही ये भी देखा जाएगा कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा बूथ पे किस तरह के इंतजाम करने हैं उसको लेकर के भी जो बैठक है वो एजेंडे को इसमें शामिल किया जाएगा। जी बिल्कुल। मधुरेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एक जिस तरह से हम पारदर्शिता की बात कर रहे हैं और जिस तरह से विपक्ष ने भी इसको लेकर पहले हंगामा मचाया था, तो वो हंगामा कहीं ना कहीं जो गैर ज़रूरी दिखाई देता है, क्योंकि मतदाता अपने नाम जो है ऑनलाइन देख सकते हैं और तमाम तरह की जो पारदर्शिता की जो इसमें कदम है वो उठाए गए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जब ये फाइनल ड्राफ्ट जारी किया जाएगा तो सबसे पहले जो आयोग की वेबसाइट पर भी जारी किया जाएगा। आयोग में भी इसके पीडीएफ कॉपी आपको मिल जाएगी। इसके साथ ही सारे जिला अधिकारियों को भी ये पीडीएफ के फॉर्म में दिया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियां जितनी है, जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, उनको भी ये पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल कराएगा। अगर इसके बाद भी कोई परेशानी होती है तो चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। किसी भी दावे या किसी भी आपत्ति के लिए वो मुख्य निर्वाचन आयोग के पास में शिकायत कर सकते हैं। अगर वहां पे समाधान नहीं होता है तो वो उसके आगे भी शिकायत कर सकते हैं। तो तमाम जो चुनाव आयोग की तरफ से जो फैसिलिटीज है वो लोगों को दी जा रही है। इसके पहले भी जब ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी किया गया था तो 1 महीने का वक्त दिया गया था लोगों को कि किस तरह की उनकी दावेदारी है या आपत्ति है कि उनका नाम कट गया है लेकिन वो उसी एड्रेस पर रहते हैं। तो पूरा का पूरा 1 महीना और 30 दिन का वक्त उनको दिया गया था। इस 30 दिन के बीच में जो कैंप स्थापित किए गए थे उसमें 1 दिन की भी छुट्टी नहीं थी। किसी सरकारी छुट्टी के दिन वहां पे काम बंद नहीं हुआ। रविवार को भी वहां पे लोग फंक्शनल थे और सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक जो कैंप लगाए गए थे वहां पर लोग इस तरह की दावा आपत्तियों के निस्तारण के लिए बैठे हुए थे। इसके साथ ही फॉर्म 6 भरने का भी जो काम था वो वहां पे कराया गया था। तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग अपनी तरफ से पूरी पारदर्शिता बरत रहा है, हर कदम चेक और रीचेक करके आगे बढ़ा रहा है। बिल्कुल। मधुरेश, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह की आपत्तियां हैं जो लोग दर्ज करा सकते हैं और जिनका समाधान मिल पाएगा। इसके साथ ही अगर हम लगातार जिस तरह से बात कर रहे हैं, बड़ी संख्या में मतदाता, नए मतदाता जोड़े गए हैं, लेकिन ऐसे भी मतदाता हटाए गए हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं था और जिनके नाम पर बड़ी धांधली जो है होने की संभावना थी। देखिए मसलन अगर बात करें, अब आपत्तियां जो अगर कोई प्रोड्यूस करता है तो ये जो फाइनल मतदाता सूची है ये आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जारी की गई है और आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो इसी बेसिस पे कराया जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई आपत्ति इस तरह की दर्ज कराता है तो चुनाव आयोग उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेगा और अगर किस तरह की नाम एड ऑन करवाना होगा तो वो अब मतदान के बाद ही एड ऑन कराया जा सकेगा, क्योंकि इस मतदाता सूची में बार बार परिवर्तन करने से जो आने वाला विधानसभा चुनाव है वो प्रभावित होने की उसकी संभावना है। इसलिए जो आज जो फाइनल ड्राफ्ट जारी किया जाएगा, जो फाइनल मतदाता सूची जारी की जाएगी, उसी पे विधानसभा चुनाव बिहार का अगला करवाया जाएगा। जी मधुरेश, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।
तो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ने लगी है। दिल्ली में आज भोजपुरी फिल्मों के लोकप्रिय गायक और अभिनेता पवन सिंह ने बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े और राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से अहम मुलाकात की। मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह भाजपा में हैं और भाजपा में ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में पवन जी भाजपा कार्यकर्ता के रूप में एनडीए के लिए सक्रिय रूप से काम करेंगे। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। और हमारे संवाददाता राजेश राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। राजेश, यही सवाल करना चाहेंगे, क्या कुछ मायने हैं इस मुलाकात के? देखिए रमा, मैं अभी पटना में मौजूद हूं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा का जो दफ्तर है, यानी उपेंद्र कुशवाहा जी का जो दफ्तर है, वहीं दफ्तर पर मैं मौजूद हूं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा अभी यहां मौजूद नहीं है, वो दिल्ली में है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है कि कुछ ही घंटे बाद वो यहां पटना तशरीफ़ लेने वाले हैं। तो मैं उनसे ये बात पूछूंगा, उनसे जानकारी प्राप्त करूंगा कि किन किन बिंदुओं पर और विस्तार से चर्चा हुई है। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं कि पवन सिंह चूंकि लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव मैदान में थे, जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्री, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री आरके सिंह आरा से चुनाव मैदान में थे, वो भी चुनाव हार गए। सासाराम में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई और बक्सर जो अश्विनी चौबे की कभी परंपरागत सीट हुआ करती थी, वहां से मिथिलेश तिवारी हारे। यानी शाहबाद जो पूरा परिक्षेत्र है, वहां से 4 संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जबकि 40 लोकसभा क्षेत्रों में 30 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी दलों यानी एनडीए को जीत मिली थी। 10 सीटों से महागठबंधन को संतोष करना पड़ा था। लेकिन संपूर्ण शाहबाद रेंज की बात करें तो पवन सिंह के चुनाव मैदान में उतरने के बाद कहीं ना कहीं सियासी समीकरण जो है वो बिगड़ गया। उपेंद्र कुशवाहा के जो स्वजातीय मतदाता थे, उनके मन में एक निराशा का भाव जगा कि पवन सिंह के चुनाव मैदान में खड़े होने के बाद कहीं ना कहीं हालात जो है वो बिगड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं पवन सिंह के जो स्वजातीय राजपूत मतदाता थे, उनमें भी निराशा का भाव जगा और दोनों मतदाता एक दूसरे के साथ खुद को एसोसिएट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बीजेपी को खासा नुकसान शाहबाद रेंज में उठाना पड़ा है। अब ये माना जा रहा है कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी में वापस आ रहे हैं। हालांकि विनोद तावड़े कह रहे हैं कि वो बीजेपी में ही है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव में आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन उस टिकट को उन्होंने कहीं ना कहीं वापस लौटा दिया। फिर निर्दलीय वो चुनाव मैदान में कूदे काराकाट से और वहां पर उपेंद्र कुशवाहा की करारी हार हुई और अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी में पुनर्वापसी उनकी हो रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि एनडीए में उनकी जो वापसी होगी, यानी विधानसभा के चुनाव मैदान में अगर पवन सिंह कूदते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की भी रजामंदी की मुहर है। और शायद यही वजह है कि उनके एक ताल कटोरा दिल्ली स्थित आवास पर पवन सिंह को लेकर विनोद तावड़े पहुंचे और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात करवाई, उनसे उनको आशीर्वाद दिलाया और एक बड़ा संदेश जो दोनों जो क्षत्रप हैं उनके स्वजातीय मतदाताओं में देने के ये प्रयास किए गए हैं कि अब सब कुछ जो है ऑल इज वेल है। और जो खबरें मिल रही हैं रमा, कि पवन सिंह आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान आरा या उसके इर्द गिर्द के आसपास के किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर किस्मत आजमा सकते हैं और बीजेपी एनडीए के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका जो है वो निभाएंगे। बिल्कुल, इस एक ऐलान से कई तरह के जो सवाल थे उनके जवाब मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कई क्षेत्रों का जिक्र किया है, कितने अहम ये क्षेत्र हैं और भाजपा को इसमें कितनी मजबूती अब मिलती हुई नज़र आ रही है, तमाम जो समीकरण हैं वो आपसे समझना चाहेंगे।
हाँ देखिए, बिल्कुल 16 क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी, 16 पर जेडीयू भी चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन 16 में 4 जो सिटिंग सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी को गंवानी पड़ी। यानी काराकाट संसदीय क्षेत्र जो था वहां पर जनता दल यूनाइटेड का कब्जा था। महाबली सिंह वहां से जेडीयू के सांसद थे, उनका टिकट काटकर उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया गया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सिंबल पर वो चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर स्वयं काराकाट में प्रचार किया था उपेंद्र कुशवाहा के लिए। ये मुझे अच्छी तरह याद है और मैं उस चुनाव को कवर भी करने गया था। तो काराकाट में जहां उपेंद्र कुशवाहा चुनाव मैदान में हारे, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जो कभी कद्दावर नेता रहे मुनीलाल, उनके बेटे शिवेश राम चुनाव मैदान में खड़े थे। उनकी भी करारी हार हुई सासाराम से, जो कभी पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार की संसदीय क्षेत्र हुआ करती थी, उस पर वहां पर कांग्रेस ने दोबारा वहां कब्जा जमाया। बक्सर भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला रहा है। बक्सर में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा और मिथिलेश तिवारी को असुरी चौबे का टिकट काटकर चुनाव मैदान में उतारा गया था, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके खिलाफ आनंद मिश्रा जो आईपीएस अधिकारी थे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लालच में वो आए थे, लेकिन उन्हें टिकट चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया और वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे। उसका भी खामियाजा उनको उठाना पड़ा। और आरा में कद्दावर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह जो उस समय तत्कालीन ऊर्जा मंत्री थे, उनको भी मुंह की खानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं जो राजपूत और कुशवाहा बिरादरी के जो मतदाता थे, उनके मन में एक दूसरे के प्रति जो असंतोष का भाव जगा, उसकी वजह से पूरा शाहबाद रेंज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया। और ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अब जबकि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों ने हाथ मिला लिया है, तो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को शाहबाद रेंज में एक बार पुनः स्थापित किया जाए। उनको पुनः जो है बीजेपी वहां पर अपनी सीटें जो है वो कमजोर सीटों को मजबूती में तब्दील करे, इसके लिए इस मिलन को देखा जा सकता है। और पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर गए, पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और उपेंद्र कुशवाहा ने भी खुले मन से उनको आशीर्वाद दिया है। और बीजेपी के जो प्रभारी हैं बिहार के विनोद तावड़े, वो उस उनके साथ जो मीटिंग थी, उस मीटिंग के मुख्य सूत्रधार थे। यानी बीजेपी की देखरेख में उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात हुई है। पवन सिंह भी मशहूर भोजपुरी सिंगर हैं, फिल्म एक्टर भी रहे हैं और उस रेंज में, शाहबाद रेंज में उनकी एक मजबूत जो है वो पकड़ मानी जाती है। अब देखना होगा कि उनके आने से भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को हासिल करती है शाहबाद रेंज में, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वहां पर अपनी पकड़ बनाना बहुत ही जरूरी दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए राजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। होम मीडिया प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सेना के 3 अंगों से जुड़े राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं न सिर्फ दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिनी जाती हैं, बल्कि उनके मूल्यों और दृष्टिकोण की भी पूरी दुनिया में सराहना होती है। हमारी हर सेवा की अपनी गौरवशाली परंपरा रही है, अपनी पहचान रही है। हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इसके लिए मैं आप सबको और तीनों सर्विसेज के अपने सेना के
अधिकारियों और जवानों को मैं बधाई देता हूं और यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि जब हमारी सेनाएं आपस में मिलकर काम करती हैं तो उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है, यानी बड़ी से बड़ी चुनौती का भी मुकाबला करने में वह सक्षम हो जाती हैं और उस चुनौती पर विजय प्राप्त करती हैं। साथियों, इन ऑपरेशन के दौरान भारत ने अपने एयर डिफेंस में ज्वाइंटनेस का एक जबरदस्त प्रदर्शन किया जो डिसाइसिव साबित हुआ। इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS, जिसको इंडियन आर्मी के आकाश तीर और इंडियन नेवी के त्रिगुण के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट किया गया और मैं मानता हूं इस सफलता का यह आधार था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का आज सुबह निधन हो गया है। उन्होंने 93 साल की उम्र में नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका जन्म 3 दिसंबर 1931 को पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकलकर राजनीति में कदम रखा था। मल्होत्रा ने दिल्ली में संघ की विचारधारा के विस्तार के लिए जनसंघ काल से बहुत काम किया। प्रोफेसर मल्होत्रा कई बार दिल्ली से सांसद रहे, इसके साथ ही वो दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत वरिष्ठ भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा के दिल्ली स्थित निवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने उनके परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर दुख प्रकट किया है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा, श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं। वे एक उत्कृष्ट नेता थे और जन सरोकारों की गहरी समझ के लिए सबके बीच व्यापक रूप से लोकप्रिय थे। खेल प्रशासन सहित सार्वजनिक जीवन में श्री मल्होत्रा जी के अमूल्य योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा, जनसंघ से लेकर जनता पार्टी और भाजपा तक संगठन को आकार और विस्तार देने में अहम भूमिका निभाने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा जी के निधन से मन अत्यंत व्यथित है। उन्होंने आगे लिखते हुए कहा, दिल्ली भाजपा में अध्यक्ष हों, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष या एक जन प्रतिनिधि, विजय कुमार मल्होत्रा जी ने हर भूमिका में देश और दिल्लीवासियों की सेवा की। उनसे हुई प्रत्येक भेंट में संगठन संबंधी कई बारीक बातें जानने को मिली। शोक की इस घड़ी में पूरा भाजपा परिवार उनके परिजनों के साथ खड़ा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। तमिलनाडु के करूर में हालिया भगदड़ की घटना को लेकर एनडीए के 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सोमवार को घटना स्थल पर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल से स्थानीय लोगों से बातचीत हुई और प्रतिनिधिमंडल ने हादसे की जानकारी ली। इस दल का नेतृत्व मथुरा से सांसद हेमा मालिनी कर रही हैं। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा, सांसद अपराजिता सारंगी, तेजस्वी सूर्या, ब्रजलाल, श्रीकांत शिंदे और पुट्टा महेश कुमार शामिल थे। गौरतलब है कि टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय के एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्हाइट हाउस में हुई बैठक में गाजा में जंग रोकने के लिए नए सीजफायर प्रस्ताव पर सहमति बन गई है। इसमें 20 सूत्रीय गाजा पीस प्लान को मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार सैन्य अभियानों को तुरंत समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके तहत हमास को 72 घंटे के भीतर 20 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा करना होगा। साथ ही उन 2 दर्जन से अधिक बंधकों के शव भी लौटाने होंगे जिनके मारे जाने की आशंका है। वहीं
इसके बदले में सैकड़ों गाजा वासियों को रिहा किया जाएगा जो इजराइल की जेलों में बंद हैं। ट्रंप ने इसे शांति के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया है। वहीं नेतन्याहू ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हमास इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है तो इजराइल ये काम पूरा करेगा। हालांकि इस पर अभी हमास की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच का संघर्ष रुकवाने की अमेरिकी राष्ट्रपति की शांति प्रस्ताव की योजना का स्वागत किया है और विश्वास जताया है कि संबंधित पक्ष इसे स्वीकार करेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजना फिलिस्तीनी और इजरायली लोगों के साथ साथ व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करती है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के पीछे एकजुट होंगे और संघर्ष को समाप्त करने एवं शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन की यात्रा पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कल व्हाइट हाउस में बातचीत के बाद गाजा में संघर्ष समाप्त करने की एक व्यापक योजना की घोषणा की। उसके तहत गाजा से संचालित आतंकवादी गतिविधियां बंद होंगी और गाजा पट्टी का व्यापक पुनर्निर्माण किया जाएगा। योजना में हमास के कब्जे में पड़े बंधकों की वापसी और इजराइल द्वारा हिरासत में लिए गए कुछ फिलिस्तीनियों की रिहाई का भी प्रस्ताव है। इजराइल और हमास के बीच सालों से चल रहे संघर्ष को विराम देने के लिए 20 सूत्रीय गाजा पीस प्लान फाइनल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में संघर्ष रोकने की पहल का स्वागत किया है। भारत की फिलिस्तीन नीति लंबे समय से स्पष्ट रही है। भारत दो राष्ट्र समाधान का समर्थन करता है और हमेशा शांति और कूटनीति पर जोर देता है। भारत 1974 में पीएलओ को फिलिस्तीन के लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देने वाले पहले गैर अरब देशों में से एक था। इस तरह भारत 1988 में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक बन गया। भारत ने इस साल 12 सितंबर 2025 न्यूयॉर्क घोषणा के पक्ष में भी मतदान किया था। अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद भारत ने आतंकवाद की निंदा की। भारत ने नागरिकों की मौत पर चिंता जताते हुए युद्ध विराम और मानवीय सहायता पर जोर दिया। भारत ने पिछले 10 वर्षों में इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में आए 175 प्रस्तावों में से किसी के भी खिलाफ वोटिंग नहीं की। भारत लगातार फिलिस्तीन को विकास और मानवीय सहायता देता रहा है। 2014 से अब तक भारत ने फिलिस्तीन को $80 मिलियन की सहायता दी है। वहीं $40 मिलियन की नई परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के नेताओं के साथ बेहतरीन संबंध हैं। प्रधानमंत्री मोदी फरवरी 2018 में फिलिस्तीन की आधिकारिक यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने उन्हें भारत और फिलिस्तीन के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन सम्मान से सम्मानित किया। भारत में फिलिस्तीनी राजदूत ने भारत के रुख की खुलेआम सराहना की है। उन्होंने कहा, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिलिस्तीनी जनता के लिए शानदार काम कर रहा है। और मध्य पूर्व में गाजा युद्ध रोकने और शांति बहाल करने के लिए 8 देशों ने संयुक्त बयान जारी किया है। मिस्र, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और कतर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल की सराहना की। बयान में युद्ध रोकने, गाजा पुनर्निर्माण, फिलिस्तीनियों के विस्थापन को रोकने, बंधकों की रिहाई, मानवीय मदद सुनिश्चित करने, पश्चिमी तट पर कब्जा न होने देना और 2 राज्य समाधान के आधार पर न्यायपूर्ण शांति स्थापित करने की बात कही। और हमारे संवाददाता अक्षय रोगरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। अक्षय, ये जो पीस नीति है इसका भारत ने समर्थन, और भारत की जो नीति है वो पहले से ही साफ है, कितनी मजबूती उसको मिलती हुई दिखाई देती है?
देखिए हमने देखा कि पिछले तकरीबन 2 साल से जिस तरह से जंग वेस्ट एशिया में चल रही है, उसको लेकर भारत की जो पोजीशन थी वो कंसिस्टेंट थी। वो ये थी कि शांति बहाल हो इलाके में, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही किसी भी कोई भी क्राइसिस हो उसका सोल्यूशन निकल कर आएगा। और तमाम हमने देखा कि हमास की तरफ से तमाम हमले किए गए, इजराइल की तरफ से तमाम हमले किए गए, लेकिन इस पूरी की पूरी जंग के दौरान भी भारत की स्थिति हमेशा से साफ थी कि चाहे वो फिलिस्तीन हो या फिर इजराइल हो, भारत के कूटनीतिक संबंध दोनों देशों के साथ में है, दोनों एक तरह से स्टेट्स के साथ में है, और इन दोनों का आपस में बात करके डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। पहले तो बड़े सवाल ये उठाए गए कि क्या डायलॉग और डिप्लोमेसी पॉसिबल हो पाएगी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, और अब आखिरकार 2 साल बाद हज़ारों लोगों के जान जाने के बाद अंत में सच वही हो रहा है जो भारत ने शुरुआत से कहा था कि शांति सबसे पहले लाई जाए, डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू ही इस मुद्दे का समाधान निकल कर आएगा। पिछले कुछ सालों ही नहीं, पिछले कई दशकों से जिस तरह से हमने कॉन्फ्लिक्ट देखा है वेस्ट एशिया में, उसका अब कहीं ना कहीं एक तरह से सोल्यूशन कॉन्क्रीट ऑन पेपर होता दिख रहा है। चाहे वो फिलिस्तीनी लोग हो, उनके यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन की बात हो, या फिर इजराइल के जो अपने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स है जो हमास से उसको लेकर उसको एड्रेस करने की बात की जाए, तो इन सभी मुद्दों को लेकर एक ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम एक तरह से इशू किया जा रहा है, जिसमें भारत ने भी जिसको समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ट्वीट करके कहा कि भारत प्रशंसा करता है कि जिस तरह से सोल्यूशन एक निकाला जा रहा है, और एक समर्थक करता है इस पूरे पीस प्लान का, क्योंकि अगर भारत के कूटनीतिक संबंधों की बात की जाए तो उसको गहरा एक तरह से धक्का लगा था जिस तरह से भारत अपने इन्वेस्टमेंट्स और अपने प्रोजेक्ट्स लेकर मिडिल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया में जाने की जिस तरह कवायदों में था। इस पूरी जंग की वजह से कहीं ना कहीं सेटबैक था, लेकिन अब अगर शांति फिर से बहाल होती है, तो चाहे वो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर हो जो G20 के टाइम पे जिसकी घोषणा की गई थी, या फिर अन्य भारतीय जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनको एक बड़ा बढ़ावा मिल सकता है अगर वहाँ पर शांति बहाल होती है तो। लेकिन इसके ऊपर भी अभी कुछ शर्तें हैं। हमास ने अभी तक इस बात को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें अभी तक जो भी पीस प्लान है वो रिसीव हमारी तरफ से नहीं हो पाया है, तो हम कुछ समय और इंतज़ार करेंगे। लेकिन अगर अरब देश इस पीस प्लान को समर्थन देते हैं तो हमास के पास कोई बैकिंग नहीं रह जाएगी विरोध करने को लेकर। तो उम्मीद यही जताई जा रही कि शांति बहाल होगी आखिरकार मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, और जो जंग जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की जान गई और हज़ारों लोगों के घर, लाखों लोगों के घर बर्बाद हुए, उसमें कहीं ना कहीं एक रिवर्स होगा, एक यू टर्न होगा, और अब वापस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाज़ा की बात नए सिरे से शुरू की जाएगी, और एक परमानेंट पीस वेस्ट एशियन रीजन में कहीं ना कहीं दिखने लगी है। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि क्या सारे जो पार्टीज़ हैं वो इस पीस प्लान को लेकर अपने शब्द पे कायम रहेंगे या नहीं। बिल्कुल अक्षय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। क्वेटा के हाई सिक्योरिटी जोन में धमाका हुआ और विस्फोटक भरी कार से ये धमाका हुआ। फ्रंटियर कॉर्प्स हेडक्वार्टर के पास ये धमाका हुआ है और धमाके में फ्रंटियर कॉर्प्स के 4 जवानों की मौत हो गई है। आत्मघाती हमले में 8 की मौत हुई है और 19 घायल हुए हैं। तो क्वेटा के हाई सिक्योरिटी जोन में ये ज़बरदस्त धमाका हुआ जिसमें 8 की मौत हुई, 19 घायल हुए। विस्फोटकों से भरी कार से ये धमाका हुआ है जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, 19 लोग घायल हो गए हैं। फ्रंटियर कॉर्प्स हेडक्वार्टर के पास ये धमाका हुआ और ये आत्मघाती हमला बताया जा रहा है। इसमें फ्रंटियर कॉर्प्स के 4 जवानों की मौत हो गई है। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, क्या कुछ जानकारी इस बारे में मिल पा रही है? आत्मघाती हमला इसे बताया जा रहा है। देखिए, ये काफी बड़ा ये धमाका हुआ है। ये फ्रंटियर कोर का जो हेडक्वार्टर था क्वेटा में, उसके गेट के सामने एक फिदायीन हमला हुआ है जिसमें अब तक करीब 8 लोगों की मौत की खबर स्थानीय मीडिया के अनुसार आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 जो फ्रंटियर कोर के वहां पर जवान तैनात थे गेट पर, उनकी मौत हुई है। उसके अलावा 5 आम नागरिकों की वहां पर मौत हुई है। और स्थानीय मीडिया की ओर से जो दृश्य सामने आ रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उन वीडियो से पता लग रहा है कि काफी भीषण ये धमाका था क्वेटा में। और स्वास्थ्य सचिव मुजीबुर रहमान ने बताया है कि बलूचिस्तान का जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। शहर के अस्पतालों में आपातकाल लागू कर दिया गया है। क्वेटा सिविल अस्पताल
बलूचिस्तान मेडिकल कॉलेज अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर को भी अलर्ट कर दिया गया है। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, फार्मासिस्ट सब अपनी ड्यूटी पर तुरंत हाजिर हों, ये आदेश वहां पर दे दिया गया है। तो काफी बड़ा ये धमाका है। हालांकि अभी तक इसकी जिम्मेदारी किसी की ओर से नहीं ली गई है और न ही आधिकारिक तौर पर पाकिस्तानी सेना की ओर से या बलूचिस्तान के प्रशासन की ओर से इस धमाके के पीछे कौन जिम्मेदार है इसको लेकर के कोई अभी तक बयान जारी किया गया है। बिल्कुल चंद्रशेखर, अभी हालांकि जो जिम्मेदारी है वो किसी ने नहीं ली है, लेकिन जिस तरह से जिस पैटर्न पर ये धमाका हुआ है, क्या कुछ संभावनाएं इसमें बताई जा रही हैं? और ये जो सिक्योरिटी जोन के अंदर ये आत्मघाती हमला होना अपने आप में जो है काफी नुकसानदायक है वहां के लिए। बिल्कुल, देखिए कई दिनों से जैसे कि आप जानते हैं कि वहां पर लगातार जो पाकिस्तानी सेना है वो बलूच जो विद्रोही हैं उनके खिलाफ लगातार वहां पर ऑपरेशन चला रही है और इसका कहीं ना कहीं इसके कारण से जो कुछ विद्रोही हैं वो भी वहां पर इस तरह के जो धमाके हैं, इस तरह के पाकिस्तानी सेना के ऊपर जो हमले हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि अभी तक इसकी किसी ने आधिकारिक रूप से इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जो दृश्य हमारे पास इस वक्त आ रहे हैं, जो स्थानीय मीडिया की ओर से खबर आ रही है, उसके अनुसार ये काफी बड़ा धमाका था और फ्रंटियर फोर्स हेडक्वार्टर के गेट पर ये धमाका किया गया है। तो अभी इसकी जिम्मेदारी तो किसी ने नहीं ली है, लेकिन वहां पर बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं लगातार क्वेटा और आसपास के शहरों में जो विभिन्न बलूच विद्रोही संगठन हैं वो लगातार पाकिस्तानी सेना के ऊपर, पाकिस्तानी सेना के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमले कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसी ओर इशारा करता है। हालांकि अभी तक इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं दी है, लेकिन स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो खबरें हमारे तक आ रही हैं उसके अनुसार वहां पर 3 जवान इसमें मारे गए हैं, 5 आम नागरिक मारे गए हैं और करीब 2 दर्जन के लोग करीब वहां पर लोग घायल हो गए हैं। काफी स्थिति इस वक्त गंभीर है। पूरे क्वेटा शहर में एक तरह से आपातकाल की जैसी स्थिति है। सुरक्षा बलों ने पूरे क्वेटा शहर में वहां पर सुरक्षा बल काफी वहां पर एक्टिव हो गए हैं और साथ ही साथ जो वहां पर इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है। अस्पतालों को काफी वहां पर एक्टिव कर दिया गया है और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो पाकिस्तानी सेना की एट्रोसिटीज वहां पर बढ़ रही हैं बलूचिस्तान के अंदर और पाकिस्तानी सेना लगातार बलूच विद्रोहियों को कुचलने के नाम पर वहां पर आम नागरिकों के ऊपर भी कई अत्याचार कर रही है। तो उससे इस तरह के जो घटनाक्रम है वो वहां पर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल चंद्रशेखर, बने रहिए हमारे पास। हम अपने दर्शकों को बता दें, बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री बख्त मोहम्मद काकर और स्वास्थ्य सचिव मुजीब उर रहमान ने सिविल अस्पताल क्वेटा, बीएमसी अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में आपातकाल की घोषणा कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सभी डॉक्टर, सलाहकार, फार्मासिस्ट, स्टाफ, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ड्यूटी पर हैं। बचाव सूत्रों ने पुष्टि की है कि घायलों और मृतकों के शवों को सिविल अस्पताल क्वेटा भेज दिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने घटना की जाँच शुरू कर दी है और सुरक्षा बल इलाके में सतर्कता और सुरक्षा बलों को बढ़ा दिया गया है। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, जिस तरह से वहां पर आपातकाल की घोषणा की गई है और जिस तरह से वहां पर सिक्योरिटी अभी बढ़ा दी गई है, नुकसान बहुत बड़ा लगता है। देखिए काफी बड़ा एक धमाका वहां पर हुआ है। जो दृश्य वहां से हम आपको ये दृश्य दिखा भी रहे हैं, जो दृश्य ये स्थानीय मीडिया से ये दृश्य आए हैं और धमाके के बाद वहां पर पूरे काले बादल छा गए। ये अगर आप दृश्य देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं फ्रंटियर फोर्स का जो हेडक्वार्टर है उसके गेट के पास एक ट्रक जाता हुआ दिख रहा है। तो ये प्राथमिक रूप से हम कह सकते हैं कि एक ये फिदायीन हमला है और इसमें अभी तक तो 8 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, जिसमें 3 जवान हैं, 5 आम नागरिक हैं। लेकिन वहां पर जो मौत है उसकी संख्या बढ़ सकती है। ये बताया जा रहा है कि 2 दर्जन के करीब लोग वहां पर घायल भी हुए हैं और पूरे क्वेटा शहर में जो सुरक्षा बल हैं वो इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। लेकिन जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है। लेकिन लगातार वहां पर जो पाकिस्तान है वहां पर हालात खराब होते जा रहे हैं। लगातार जो पाकिस्तानी सेना के एस्टेब्लिशमेंट हैं या पाकिस्तानी सेना की जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण बताया जा रहा है कि बलूच विद्रोहियों को कुचलने के नाम पर पाकिस्तानी सेना ने वहां पर अपना ऑपरेशन काफी तेज किया है पिछले 1 महीने के अंदर में और पाकिस्तान वहां पर कई तरह के ऑपरेशन भी वहां पर चला रहा है। और जो बलूच हैं उनका ये आरोप है कि बलूच विद्रोहियों को कुचलने के नाम पर पाकिस्तान जो वहां पर ऑपरेशन चला रहा है। बिल्कुल, हाई सिक्योरिटी जोन में ये आत्मघाती हमला होना पुष्टि करता है जो आप बता रहे हैं चंद्रशेखर। नजर बनाए रखिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पीएम इस अवसर पर राष्ट्र के प्रति आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला विशेष रूप से डिजाइन डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। संघ का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण है। आरएसएस मातृभूमि के प्रति समर्पण, अनुशासन, संयम, साहस और वीरता का संचार करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी समारोह 100 साल के योगदान को नमन करने का अवसर है। एक शताब्दी में संघ ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और आपदा राहत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने बाढ़, भूकंप और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। साथ ही आरएसएस के विभिन्न सहयोगी संगठनों ने युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने, जन भागीदारी को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों को मजबूत बनाने में योगदान दिया है। और अब बात खेल की। महिला क्रिकेट विश्व कप का आगाज आज से हो रहा है। प्रतियोगिता का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका प्रतियोगिता के संयुक्त मेजबान हैं। भारतीय टीम 2 बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची है, लेकिन भारत को दोनों बार विश्व कप फाइनल में हार मिली है। महिला क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण 30 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं। प्रतियोगिता का पहला मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा, जिसमें दोनों सह मेजबान भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। किसी वनडे विश्व कप में हिस्सा लेने वाली ये सबसे मजबूत भारतीय टीम नजर आ रही है। हाल ही में भारत ने वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर दी थी। स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शानदार फॉर्म भारतीय टीम के लिए काफी मददगार हो सकती है। We have advantage of playing in home, but the amount of cricket we have played and the results we have got in last a couple of years, I think that shows we have a depth in our game, whether it's batting or bowling. We have improved a lot of areas, so I think chances are there, but I think tomorrow is our first game. Our main focus is on tomorrow's game and setting the tone for us. That is something we are really looking forward. श्रीलंका की बात करें तो टीम को मैच अभ्यास की कमी खल सकती है। श्रीलंका का क्रिकेट पिछले कुछ समय में काफी प्रभावित हुआ है। श्रीलंका की टीम ने इस साल सिर्फ 8 वनडे खेले हैं, जिनमें से एक मैच बारिश में धुल गया था। पूरे खेले गए 7 में से 5 मैच में श्रीलंका को हार झेलनी पड़ी थी। हालांकि उपमहाद्वीप की पिचों पर श्रीलंका की टीम प्रभावित कर सकती है। टीम के कप्तान और स्टार चामरी अट्टापट्टू का ये आखिरी वनडे विश्व कप हो सकता है। ऐसे में टीम उन्हें यादगार विदाई देना चाहेगी। श्रीलंका की टीम एक बार फिर से खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। श्रीलंका की टीम चाहेगी कि सह मेजबान के तौर पर वे इस प्रतियोगिता में अंतिम 4 तक जरूर पहुंचे। We are playing really good cricket last 12 months against some big teams. So yeah, India is like favorite in this World Cup definitely, because India hosts the World Cup and they know the condition and the ground support, spectators, so everything with them. But my plan was I want to play our best cricket in front of everyone. We don't want to take too much pressure on our shoulders. Just want to play our best cricket. दोनों टीम के वनडे रिकॉर्ड देखें तो भारत का साफ वर्चस्व नजर आता है। दोनों टीमों के बीच कुल 35 वनडे खेले गए, जिनमें से भारत ने 31 मैच जीते हैं। वहीं श्रीलंका की टीम सिर्फ 3 मैच में जीत दर्ज कर सकी। भारतीय टीम 2005 और 2017 यानी 2 बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे दोनों ही बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। वहीं श्रीलंका की टीम आज तक कभी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस विश्व कप में अपने दिल में एक सपना लेकर आई है। टीम पर दबाव है, लेकिन टीम के पास एक शानदार मौका भी है अपने घर में अपने फैंस के सामने पहली बार चैंपियन बनने का। टीम को विश्व चैंपियन बनने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है और श्रीलंका के खिलाफ ये मैच उस परीक्षा का पहला पड़ाव है। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़, गुवाहाटी।
तो गुवाहाटी का ACA स्टेडियम पहली बार क्रिकेट विश्व कप मैच की मेज़बानी करने जा रहा है। खास बात यह है कि इस स्टेडियम में महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के 5 मुकाबले खेले जाएंगे। असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की असामयिक निधन के चलते पूरा असम गम में डूबा हुआ है। विश्व कप के उद्घाटन मैच में भी जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उद्घाटन समारोह में श्रेया घोषाल, पापोन और शिलोंग चैम्बर कोयर का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। वहीं 1975 से भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाएगा। क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच को लेकर स्थानीय क्रिकेट प्रशंसकों में काफी उत्साह है। तो प्रतियोगिता का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेला जाना है और बड़ी तैयारियां इसके लिए की गई हैं। भारत और श्रीलंका प्रतियोगिता के संयुक्त मेज़बान हैं और ये अपने आप में काफ़ी ख़ास है। और गुवाहाटी मैच के आयोजन से जो युवा खिलाड़ी हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह है और उद्घाटन समारोह भी काफ़ी ख़ास इसमें होने वाला है। और ये अपने आप में बताता है प्रतियोगिता का जो पहला मैच है भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेला जाएगा। और हमारी संवाददाता सुचित्रा गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। सुचित्रा, क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह का जोश जो है वो खिलाड़ियों के बीच है? जी बिल्कुल रमा, आप देख सकती हैं मेरे पीछे जो ये पूरा क्राउड जा रहा है, ये भारत और श्रीलंका के बीच आज होने वाले महिला क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच को देखने के लिए ही जा रहा है। और जो ये क्राउड है ये काफ़ी एक सुखद संकेत है कि यहाँ पर जो क्रिकेट फैंस हैं वो जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं उनके नाम की जर्सी पहने हुए देखे जा सकते हैं। किसी ने स्मृति मंधाना के नाम की जर्सी पहन रखी है, किसी ने हरमनप्रीत कौर के नाम की जर्सी पहन रखी है। और ये पहला मौका है जब गुवाहाटी का जो स्टेडियम है किसी क्रिकेट विश्व कप के मैच की मेज़बानी कर रहा है। महिला क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच का मेज़बान बनने जा रहा है गुवाहाटी का ये स्टेडियम और काफ़ी उत्साह है इस मैच को लेकर यहाँ के क्रिकेट प्रशंसकों में। वहीं जैसा कि हम जानते हैं कि असम के बेहद लोकप्रिय गायक और उनके कल्चरल आइकन जुबिन गर्ग का हाल ही में निधन हो गया था। इसी के चलते जो माहौल है यहाँ का थोड़ा गमगीन भी है। और आज का अभी जो उद्घाटन समारोह है उतना ज़्यादा रंगारंग नहीं दिखाई देगा जितना कि अमूमन होता। तो एक श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी जुबिन गर्ग को। श्रेया घोषाल परफॉर्म करते हुए नजर आएंगी, वहीं शिलोंग चैम्बर कॉयर भी परफॉर्म करते हुए नजर आएगा ओपनिंग सेरेमनी में। वहीं 1975 से लेकर अब तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो भी कप्तान रही हैं उन्हें एक विशेष समारोह में आज सम्मानित किया जाएगा। तो जो उद्घाटन समारोह है भले ही जुबिन गर्ग की याद में उतना ज़्यादा धमाकेदार ना हो लेकिन अपने आप में विशेष ज़रूर रहने वाला है। और यहाँ पर भी जो क्राउड है भारतीय महिला क्रिकेटर्स की जर्सी पहने हुए दिख रहे हैं। वहीं एक जो पर्टिकुलर ग्रुप हम कह सकते हैं कि जुबिन गर्ग के जो फैंस हैं वो इस मैच के ज़रिए आज जुबिन गर्ग को भी श्रद्धांजलि देंगे। बहुत सारे फैंस जुबिन गर्ग के नाम के बैनर्स लेकर और जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए टी-शर्ट्स पहनकर इस मैच को देखने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर मैच की बात हम करते हैं, अगर मुकाबले की बात करते हैं तो दोनों ही टीमें काफ़ी फॉर्म में दिखाई देंगी। और वनडे की बात करते हैं तो भारत 35 में से 31 बार जो है विजयी रहा है। इस वक्त क्या कुछ तैयारी है, किस तरह की उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, अगर दोनों टीमों का मुकाबला देखा जाए तो जो भारत की टीम है वो कहीं मजबूत नज़र आती है श्रीलंका के मुकाबले। जिस तरह से रिकॉर्ड्स की आपने भी बात की कि श्रीलंका ने भारत के खिलाफ सिर्फ 3 ही वनडे जीते हैं, लेकिन उसमें से जो एक वनडे है, जो तीसरा वनडे है, वो इस साल की शुरुआत में ही खेला गया था। तो इस साल की शुरुआत में एक बार श्रीलंका की टीम हरा चुकी है भारतीय टीम को। और ये विश्व कप है, विश्व कप में हर टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ आती है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए आती है। तो किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि भारतीय टीम में वो फायर पावर है, हमारे पास विश्व स्तरीय बल्लेबाज है, हमारे पास स्मृति मंधाना है, हरमनप्रीत कौर है, प्रतिका रावल है, जिमाइमा रॉड्रिग्स है। तो हमारे पास ऐसी धमाकेदार बल्लेबाज हैं जो एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं अगर पहले बल्लेबाजी करें। और अगर चेज़ करने की बात आती है तो भी किसी भी स्कोर को चेज़ कर सकते हैं। तो यही उम्मीद करनी चाहिए कि एक रोमांचक मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। और भारत की टीम जो काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है
इस विश्व कप में। 2 बार फाइनल में आके हार चुकी है, लेकिन इस विश्व कप को जब अपने घरेलू प्रशंसकों के सामने खेल रही है भारतीय टीम, तो एक गोल्डन चांस माना जा रहा है भारतीय टीम के लिए ये विश्व कप जीतने का। तो यही उम्मीद करनी चाहिए कि आज का ये जो पहला पड़ाव है भारतीय टीम जीत के साथ पार करे और जो अपनी मंजिल है विश्व कप, उसकी तरफ मजबूती से एक कदम बढ़ाए। रमा, बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए सुचित्रा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख में शांति बरकरार है। लेह में आज दोपहर 2 बजे तक बाजार खुले हैं। वहीं हिंसा में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति लद्दाख भाजपा ने शोक व्यक्त किया है। प्रेस विज्ञप्ति जारी कर भाजपा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य गहरे दुख और पीड़ा के साथ 24 सितंबर को हुई दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा की घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। हम इस दुखद घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं और समर्थन उनके और उनके परिवारों के साथ है। हम लद्दाख के सभी निवासियों से शांति और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह करते हैं। ये जरूरी है कि हम कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें या भ्रामक सूचनाओं का शिकार ना बने। और पीआईबी फैक्ट चेक की ओर से डीप फेक वीडियो अलर्ट जारी किया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक लद्दाख के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर एसडी सिंह का एक डिजिटल रूप से बदला हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे दावा कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक को भारतीय रक्षा मंत्री के आदेश पर बिना किसी सबूत के गिरफ्तार किया गया था। फैक्ट चेक के बाद पीआईबी ने बताया कि लद्दाख के डीजीपी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इसके साथ ही पीआईबी फैक्ट चेक की ओर से ऐसे एआई से बने वीडियो से सावधान रहने की भी सलाह दी गई है। पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक ऐसे वीडियो लोगों को गुमराह करने और भ्रम और दहशत फैलाने के इरादे से शेयर किए जाते हैं। पीआईबी फैक्ट चेक ने दर्शकों को ऐसे वीडियो से सतर्क रहने और सोशल मीडिया पर शेयर करने से पूर्व कंटेंट की हमेशा पुष्टि करने की सलाह दी है, ताकि गलत जानकारी के प्रसार को रोका जा सके। दर्शक इस तरह की गलत जानकारी को प्रसारित होने से खुद भी रोक सकते हैं। पीआईबी फैक्ट चेक को जानकारी देकर इस तरह की गलत जानकारी के प्रसार को रोकने के लिए आप मोबाइल नंबर 8799711259 या factcheck@pib.gov.in पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देश भर में नवरात्र और दुर्गा पूजा पर उत्साह का माहौल है। शक्ति साधना के इन 9 दिनों में भक्त मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना कर रहे हैं। आज महाअष्टमी के अवसर पर मां महागौरी की पूजा अर्चना हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। दिल्ली के ऐतिहासिक झंडेवाला देवी मंदिर में भक्तों ने मां के जयकारे के साथ आरती की। छतरपुर मंदिर में भी देवी की भव्य आराधना हुई, जहां सजावट और भक्ति का संगम अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने मां की आरती की और प्रयागराज के अलोपी देवी मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई। देश भर में आज महाअष्टमी की धूम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के चित्तरंजन पार्क में आयोजित दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा करेंगे। इसे लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर यातायात पुलिस ने लोगों से भीड़भाड़ से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों के उपयोग करने की अपील की है। तो देश भर में महाअष्टमी की धूम है। बेंगलुरु से हमारी संवाददाता ज्योति हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। ज्योति, किस तरह के दृश्य आप हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगी? किस तरह से वहां पर भी पूरे विधि विधान से जो है महाअष्टमी मनाई जा रही है? मैं अभी बेंगलुरु के प्रसिद्ध बनशंकरी मंदिर में खड़ी हूँ। बनशंकरी मंदिर में आज दुर्गाष्टमी के विशेष दिन बहुत सारे श्रद्धालु भक्ता हुए यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे दिन में जो नवरात्रि का समय होता है, उस समय दिन में
8 से 10,000 लोग आते हैं। आज अष्टमी, दुर्गाष्टमी एक बहुत ही विशेष दिन है। यहाँ पे अभी आज ही इसी दिन माँ दुर्गा ने महिष को वध किया था। सो इसी दिन जो आयुध और शस्त्रास्त्र माँ दुर्गा ने जो राक्षस को वध करने के लिए इस्तेमाल की थी, वो सब शस्त्रास्त्र को यहाँ पे भी पूजा में रखे हैं। और आज मैं बनशंकरी जो देवालय है, बनशंकरी बेंगलुरु में बहुत ही प्रसिद्ध देगुल है, यहाँ पे आज माँ को महिषासुर मर्दिनी की उस अलंकार में यहाँ पे स्थित कर चुके हैं। और मैं यहाँ पे मेरे सामने और आगे पीछे सब बहुत श्रद्धालु हैं। नवरात्रि 9 दिन है ना, बहुत लोग आते हैं। जैसे मैंने कहा कि दिन में भी स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे टू लास्ट डे तक दिन में 8 से 10,000 लोग आते हैं। और कुल मिलाकर तो 2 से 3 लाख ऐसे श्रद्धालु आते हैं। तो जो मैंने श्रद्धालुओं के साथ भी उनको साथ भी मैंने बात किया, तो माँ की एक जो माँ को देखने के लिए हम तरस रहे हैं। चाहे जो क्यू है, सुबह से लेकर शाम तक भी बहुत क्यू रहते हैं। बेंगलुरु से लेकर राज्य के दूसरे कोने कोने से भी यहाँ पे लोग आते हैं माँ दुर्गा की एक आशीर्वाद लेने के लिए, ताकि दसरा या नवरात्रि के उसी समय पे नहीं, उसके अलावा भी हर शुक्रवार, मंगलवार और भानुवार यहाँ पे नींबू का दिया जलाए जाते हैं, ताकि उनका जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी विशेष है, जो माँ के सामने रखते हैं तो वो फुलफिल होता है। ये ऐसे मानकर यहाँ पे भक्त लोग आते हैं। आज तो इतने लोग आए हैं। तो आज दुर्गाष्टमी के दिवस माँ वैष्णवी, जो माँ की दूसरे रूप है, दुर्गा देवी की जो रूप है, उन सब देवियों को आज यहाँ पे बनशंकरी देगुल में पूजा भी किए हैं। बहुत शुक्रिया ज्योति, बेंगलुरु से ये दृश्य हमें दिखाने के लिए और ये जानकारी जो है हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।